मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा ना गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम ना चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वो कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी ही दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महाराज? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार ये बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव है, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और ना टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहां किसी ने तलब मांगी और लगे डांटने, बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर है। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना वाना वैसे मेरी भरनी। कई साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो? नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, वो सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छोड़ कर चले गए। ये अपना रौब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा, चलूं? मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलती। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज है? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा। मैं कुछ बाजार ही से खा लूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो शाह जी, कुछ तरमाल तैयार है? लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तोल दो 1 सेर भर। आ जाओ वहीं ऊपर ना। ये कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल चखने लगे। खूब चक्कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाह जी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते। कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, चीज अच्छी है, आज से तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था।
एक लालटेन जल रही थी। आपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियम अनुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर वो पालागन कर बोले, महाराज, आज रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप ना आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटेराम, हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था। भालचंद्र, अजी पूरी मिठाई में वो आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट ना भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हो ले लीजिएगा। मोटेराम, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वो जो नुक्कड़ पर बैठता है। भालचंद्र, कितने पैसे देने पड़े? मोटेराम, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भालचंद्र, जितनी मिठाइयां ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटेराम, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी ना होता था, और ये महाराज एक ही बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर 1 दिन और रह गए तो बधिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर, कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? ये महाराज कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, हजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा? आदमी है या बैल? भालचंद्र, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम ना होगा, पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भालचंद्र, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो तो बनाए, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाए, हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए। मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत ना पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटेराम, हाँ सरकार, अब चलूंगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भालचंद्र, भला आज तो और रहिए। ये कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं ये महाराज सचमुच ना रह जाए, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटेराम, 1-2 दिन की तो कोई बात ना थी और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा। पर बुरा ना मानिए तो कहूं, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोहते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पहुंच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मगन हो जाते हैं। जहां अपना आदर नहीं वहां एक क्षण भी ठहरना असह्य है। जहां ब्राह्मण का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता। भालचंद्र, महाराज
हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटेराम, अपराध नहीं हुआ? और अपराध कहते किसे है? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि ये महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाए और डकार तक न ले। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, ये न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे ही महाशय की बात थी। लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वो सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा ना सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी प्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर धड़का भी समाया हुआ था कि ये टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढांकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा ना रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहां से घर में इसकी बात कहने गया, और कहा भी तो उच्च स्वर में। ये दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था? न जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी ये विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहां से रुष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। ये सोच विचार करते हुए वो घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों ना बोले? भालचंद्र, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। ये क्या जानता था कि वो द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भालचंद्र, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो, जब तुम्हें वहां विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह है, जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। भालचंद्र, यूं जान ना बचेगी, लाओ 10 रुपए विदाई के बहाने दे दो। ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत ना दिखाए। रंगीली ने बहुत अछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद करोगे, तुम समझते होगे कि 10 रुपए देकर इसे उल्लू बना लूंगा। इस फेर में ना रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिया और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े।